हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया था उसमें हमने यूपीएमएसपी ने जो इस साल 2023-24 के लिए इंग्लिश का हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर रिलीज़ किया है उसके पार्ट ए जिसमें आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाने हैं उसको डिस्कस किया था। और आज के इस वीडियो में हम उसी मॉडल क्वेश्चन पेपर का सेक्शन बी पार्ट बी जिसमें आपसे डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि आपकी रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल और लिटरेचर पर बेस्ड होंगे, उस पोर्शन को, उस सेक्शन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उनके क्वेश्चंस डिस्कस करने के पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये क्वेश्चंस किस तरह के आने वाले हैं। तो रीडिंग सेक्शन में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो एक अनसीन पैसेज होगा जिस पर बेस्ड 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और एक वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जो 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे ये 2-2 मार्क्स के होंगे, तो इस तरह से 6 मार्क्स इसके, और एक ये जो वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन होगा ये 1 मार्क का होगा। तो इस तरह से ये अनसीन पैसेज जो होगा वो टोटल 7 मार्क्स का होगा। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन राइटिंग स्किल पर बेस्ड होगा जिसमें आपसे कोई फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर या एप्लीकेशन पूछी जाएगी। इसमें से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन राइटिंग स्किल से ही होगा और इसमें आपसे डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, इन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से आपको कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा और ये आपको 80 to 100 वर्ड्स में अटेम्प्ट करना होगा और इसके लिए आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो आपका ग्रामर से होगा। तो ग्रामर में आपसे 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस या पंक्चुएशन एटसेट्रा पर बेस्ड होंगे। और ये जो क्वेश्चंस तीनों होंगे ये 2 मार्क्स के होंगे, 2 मार्क्स ईच। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चंस होंगे वो 6 मार्क्स के हो जाएंगे। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो भी आपका ग्रामर से ही होगा और वो होगा ट्रांसलेशन ऑफ अ शॉर्ट पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। एक शॉर्ट पैसेज हिंदी में दिया होगा जिसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा और ये 4 मार्क्स का होगा। इसके बाद के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके लिटरेचर से यानी प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री से होंगे। तो सबसे पहले लिटरेचर से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो प्रोज से पूछे जाएंगे। तो प्रोज में सबसे पहले 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे जिनका आपको 30 to 40 वर्ड्स में आंसर देना होगा और ये दोनों क्वेश्चंस 3 मार्क्स के होंगे। तो इस तरह से टोटल इनके 6 मार्क्स होंगे। इसके बाद प्रोज से एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको 60 वर्ड्स में अटेम्प्ट करना होगा और ये 4 मार्क्स का होगा। प्रोज के इन 2 क्वेश्चंस के बाद नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चंस होंगे वो पोएट्री से दिए जाएंगे जिसमें पहला क्वेश्चन आपको जो करना होगा वो होगा या तो 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोएट्री लेसन्स इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स और 4 लाइन्स फ्रॉम एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन द सिलेबस। यानी इसमें से आपको कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, या तो पेपर में जो पोइट्री के लेसन्स पर बेस्ड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनमें से किसी एक का आंसर देना है, या फिर अपने सिलेबस में प्रिस्क्राइब किसी एक पोएम की 4 लाइंस लिखनी है लेकिन वो लाइंस क्वेश्चन पेपर से कॉपी नहीं करनी है। क्वेश्चन पेपर में अगर वो लाइंस लिखी हुई हैं तो वो आपको आंसर में नहीं लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पोइट्री से आएगा वो होगा सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोएम। कुछ पोएम्स गिवन होंगी पेपर में, उनमें से किसी एक का आपको सेंट्रल आइडिया देना होगा। इसके लिए भी आपको 3 मार्क्स मिलेंगे और ऊपर वाले के लिए भी आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। तो पोइट्री सेक्शन से कुल मार्क्स जो होंगे वो होंगे 6। और लास्ट जो 2 क्वेश्चंस होंगे वो सप्लीमेंट्री से पूछे जाएंगे जिसमें पहला क्वेश्चन होगा 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। जो क्वेश्चंस दिए होंगे शॉर्ट आंसर टाइप उनमें से किसी एक का आंसर आपको देना होगा जिसके लिए 3 मार्क्स मिलेंगे आपको, और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का आंसर देना होगा 60 वर्ड्स में जिसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह से कुल मिला के ये सेक्शन बी आपका 50 मार्क्स का होगा और सेक्शन ए 20 मार्क्स का होगा। और दोनों सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों को मिलाकर आपके जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे यानी आपका जो पेपर होगा वो 70 मार्क्स का होगा, जिसमें 20 मार्क्स प्लस 50, 20 का पार्ट ए और 50 का पार्ट बी।
पार्ट ए के आंसर्स आपको OMR शीट पर देने होंगे और पार्ट बी के आंसर्स जो आपको कॉपी दी जाएगी उस पर देने होंगे और कुल मिलाकर आपका पेपर 70 मार्क्स का आएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी ऑफ मॉडल क्वेश्चन पेपर। Question number 1 is read the passage carefully and answer the questions given below. ये एक अनसीन पैसेज है जो दिया हुआ है और इसको आपको पढ़ना है केयरफुली। उसके बाद उसके नीचे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके आंसर्स आपको देने हैं। तो एक बार हम इस पैराग्राफ को पढ़कर समझते हैं, फिर उसके आंसर्स डिस्कस करेंगे। When we enter New York Harbor, the first thing we see is the Statue of Liberty. जब हम न्यूयॉर्क के एक हार्बर मीन्स बंदरगाह में प्रवेश करते हैं तो पहली चीज़ जो हम देखते हैं वो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू मीन्स मूर्ति। व्हाट इम्प्रेसेस अस द मोस्ट इज इट्स साइज एंड मैग्निफिसेंस। जो बात हमें सबसे ज़्यादा इम्प्रेस करती है, सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, वो है इसका साइज़ और इसकी शान, इसका वैभव। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ इट केम टू बी देयर। क्या आपने कभी वंडर्ड मीन्स क्या आपने कभी सोचा कि ये वहाँ पर कैसे आई। द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ फ्रांस टू मार्क द 100 ईयर एनिवर्सरी ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस। ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी थी ये फ्रांस की तरफ से एक गिफ्ट था, एक उपहार था अमेरिका को, अमेरिकन इंडिपेंडेंस यानी अमेरिका की स्वतंत्रता की 100वीं एनिवर्सरी को चिन्हित करने के लिए। यानी फ्रांस के लोगों ने अमेरिकन इंडिपेंडेंस की 100th एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी गिफ्ट के रूप में दी थी। इन 1869 स्कल्प्टर फ्रेडरिक ऑगस्ट बार्थोल्डी began to plan his concept for the monument. 1869 में एक स्कल्प्टर में से एक मूर्तिकार जिनका नाम था फ्रेडरिक ऑगस्ट बार्थोल्डी, उन्होंने इस मॉन्यूमेंट में इस स्मारक के कॉन्सेप्ट की, इस स्मारक की अवधारणा की योजना बनानी शुरू की। बार्थोल्डी envisioned liberty as a strong and proud figure, one who personified not only the majestic Greek goddess of the past but also the working men and women of the present. ये जो मूर्तिकार थे बार्थोल्डी, इन्होंने envision मीन्स इमेजिन किया लिबर्टी को, स्वतंत्रता को, एज अ स्ट्रॉन्ग एंड प्राउड फिगर, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत और प्राउड मीन्स गौरवपूर्ण, फिगर मीन्स आकृति के रूप में, एक ऐसी आकृति जो कि पर्सोनिफाई करे, जो मानवीकरण कर दे, जो रिप्रेजेंटेट करे नॉट ओनली द मेजेस्टिक ग्रीक गॉडेस ऑफ द पास्ट, अतीत में जो एक तेजस्वी ग्रीक गॉडेस थी, यूनानी देवी थी लिबर्टी की, न केवल उनको बट ऑल्सो द वर्किंग मैन एंड वीमेन ऑफ द प्रेजेंट, बल्कि आजकल के जो वर्किंग कामकाजी मैन और वीमेन थे, स्त्री पुरुष थे, उनको भी पर्सोनिफाई करे। एक ऐसी मूर्ति के रूप में उन्होंने लिबर्टी की कल्पना की। फाइनली इन 1884 द वर्क वाज फिनिश्ड। अंत में 1884 में उस मूर्ति को बनाने का काम खत्म हुआ। लिबर्टी वॉज पैक्ड इंटू 214 क्रेट्स। क्रेट्स मीन्स लार्ज बॉक्सेस। लिबर्टी को 214 लार्ज बॉक्सेस में पैक किया गया एंड सेंट टू न्यूयॉर्क सिटी, और न्यूयॉर्क सिटी में, न्यूयॉर्क शहर में भेज दिया गया। बट देयर वॉज वन प्रॉब्लम, लेकिन वहाँ पर एक प्रॉब्लम थी। वाइल द फ्रेंच हैड रेज्ड अ लॉट ऑफ फंड्स टू बिल्ड द स्टैचू, जबकि फ्रेंच ने यानी फ्रांस के लोगों ने रेज फंड्स माने पैसे जुटाना, धन जुटाना, टू बिल्ड द स्टैचू मीन्स उस मूर्ति को बनाने के लिए बहुत सारा धन जुटाया था, लेकिन न्यूयॉर्क ने हैड नॉट सिक्योर्ड द फंड्स टू बिल्ड इट्स फाउंडेशन। उसके फाउंडेशन को यानी उसकी नींव को बनाने के लिए भी पैसा सिक्योर करके नहीं रखा था। इट वॉज नॉट अंटिल अ न्यूयॉर्क न्यूज़पेपर इम्प्लोर्ड पीपल फॉर डोनेशंस दैट मनी बिकेम अवेलेबल। और जब न्यूयॉर्क के एक न्यूज़पेपर ने अमेरिका के लोगों से इम्प्लोर्ड मीन्स रिक्वेस्ट की डोनेशन के लिए, दान देने के लिए, तब पैसा अवेलेबल हुआ। फाइनली ऑन 28 अक्टूबर 1886, फाइनली 28 अक्टूबर 1886 को अमेरिकन सेलिब्रेटेड द अनवेलिंग ऑफ द स्टैचू ऑफ लिबर्टी।
अमेरिका के लोगों ने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो मूर्ति थी उसकी अनवेलिंग को सेलिब्रेट किया। अनवेलिंग मीन्स उसका अनावरण किया, उसके अनावरण का आयोजन किया। अब इस पैराग्राफ पर बेस्ड जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो है whom does the Statue of Liberty represent? जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है वो किसको दर्शाती है, किसका प्रतिनिधित्व करती है? और इस क्वेश्चन का आंसर होगा द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट्स नॉट ओनली द मेजेस्टिक ग्रीक गॉडेस ऑफ द पास्ट बट ऑल्सो द वर्किंग मैन एंड वीमेन ऑफ द प्रेजेंट। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न केवल अतीत में जो यूनान की गॉडेस ऑफ लिबर्टी थी न केवल उनको रिप्रेजेंट करती है बल्कि आजकल के वर्किंग मैन एंड वीमेन को भी रिप्रेजेंट करती है। और सेकंड जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज मेंट बाय द अंडरलाइन पोर्शन। ये एक पोर्शन इस पैराग्राफ का जो अंडरलाइन है इसका क्या मतलब है। ये जो लाइन अंडरलाइन की गई है वो है लिबर्टी वाज पैक्ड इनटू 214 क्रेट्स एंड सेंट टू न्यूयॉर्क सिटी। क्रेट्स मीन्स बॉक्सेस। तो इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे और इसका आंसर होगा People of France had packed the Statue of Liberty in 214 crates, crates means boxes, and sent them to America as a gift to mark the 100-year anniversary of American independence. फ्रांस के लोगों ने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को 214 बॉक्सेस में पैक किया और उसको अमेरिका भेज दिया एज अ गिफ्ट, एक उपहार के रूप में। किस लिए उपहार दिया था? To mark the 100-year anniversary of American independence. Next question is, how did America collect money to install the statue? उस स्टैचू को, उस मूर्ति को इंस्टॉल करने के लिए अमेरिका ने पैसा कैसे कलेक्ट किया? और क्योंकि आप पैराग्राफ पढ़ चुके हैं तो आपको इसका आंसर भी समझ में आ गया होगा। इसका आंसर इस लाइन में मिलेगा और आंसर होगा America implored people for donations to collect money to install the statue. अमेरिका ने लोगों से डोनेशन देने के लिए रिक्वेस्ट की जिससे कि स्टैचू को इंस्टॉल करने के लिए मनी कलेक्ट हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स रिक्वेस्टेड। इस पैराग्राफ में, इस पैसेज में कौन सा वर्ड है जिसका मतलब है रिक्वेस्टेड? और इसका आंसर भी आपको अच्छे से पता होगा और इसका आंसर होगा द वर्ड इम्प्लोर्ड मीन्स रिक्वेस्टेड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपका लेटर एंड एप्लीकेशन राइटिंग पर बेस्ड होगा। इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा जैसे यहाँ पर दिया गया है, राइट अ लेटर टू योर एल्डर ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली शेयरिंग योर फीलिंग्स अबाउट हाउ यू मिस हिम एट होम। अपने एल्डर ब्रदर को, अपने बड़े भाई को एक लेटर लिखिए जो कि दिल्ली में रहता है और अपनी फीलिंग्स को उसके साथ शेयर करिए उस लेटर में कि आप किस तरह उसको घर पर मिस कर रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं। या फिर अथवा राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, ऑफ योर स्कूल टू कंप्लेन दैट द वाटर टैंक्स इन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन्ड रेगुलरली। या फिर अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखिए कि आपके स्कूल में जो वाटर टैंक्स हैं उनको रेगुलरली साफ़ नहीं किया जा रहा है और इसकी आपको शिकायत करनी है। उसके लिए आपको प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है। तो इन 2 क्वेश्चंस में से आपको एक अटेम्प्ट करना है। हम लोग यहाँ पर दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लेटर राइटिंग के क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें आपको अपने एल्डर ब्रदर को लेटर लिखना है। लेटर लिखने का जो न्यू फॉर्मेट है उसमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में सेंडर्स एड्रेस लिखा जाता है। जो उस लेटर को लिख रहा है वो व्यक्ति अपना एड्रेस लिखेगा। एड्रेस में मैंने यहाँ पर केवल सिटी का नाम डाला है, आप ऊपर यहाँ हाउस नंबर भी डाल सकते हैं। इसके बाद कुछ स्पेस दे करके डेट पड़ेगी। डेट का भी यही फॉर्मेट रहेगा, पहले डेट फिर मंथ फिर ईयर। इसके बाद फिर स्पेस दे करके ग्रीटिंग यानी सैल्यूटेशन, जिसको लेटर लिख रहे हैं, अगर आप ब्रदर को लिख रहे हैं तो डियर ब्रदर या माय डियर ब्रदर, अगर फादर को लिख रहे हैं तो माय डियर फादर, फ्रेंड को लिख रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड या उसका नाम भी लिख सकते हैं। इस तरह से आप उस व्यक्ति को ग्रीट करेंगे जिसको आप लेटर लिख रहे हैं। फिर स्पेस दे करके मेन पार्ट आएगा लेटर का, मैसेज ऑफ द लेटर, जो आप लेटर में मैसेज देना चाहते हैं, इसको बॉडी ऑफ द लेटर भी बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए बॉडी ऑफ द लेटर जो है उसमें पहले यहाँ लिखा हुआ है वी आर ऑल फाइन हियर एंड होप द सेम फॉर यू। हम सब यहाँ पर ठीक हैं और
होप मतलब आशा करते हैं कि आप भी ठीक ही होंगे। I know that only a period of 1 month has passed since you have gone to Delhi for your job. जब से आप अपनी जॉब के लिए दिल्ली गए हैं, मैं जानती हूँ कि केवल 1 महीने का समय has passed means बीता है। Everyone including me misses you terribly. Including me मतलब मुझे मिलाकर हर व्यक्ति आपको terribly means बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। terribly की जगह very much भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप अपनी फीलिंग शेयर करेंगे। When you used to stay in कानपुर, जब आप कानपुर में रहा करते थे, we only used to fight, हम केवल लड़ाई किया करते थे। Now your absence makes me sad, लेकिन अब आपकी absence means अनुपस्थिति मुझे दुखी करती है। And I cannot wait to see you again, और आपसे दोबारा मिलने के लिए मैं वेट नहीं कर सकती। I miss you very much, मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, मैं आपको बहुत ज़्यादा याद करती हूँ। प्लीज़ कीप इन टच रेगुलरली, कृपया नियमित रूप से संपर्क में रहिए। वेन एवर यू गेट टाइम फ्रॉम योर जॉब, जब कभी भी आपको अपनी जॉब से समय मिले। वी ऑल मिस यू हियर, हम सब आपको यहाँ याद करते हैं। ट्राई टू कम फॉर अ विजिट एज सुन एज पॉसिबल। एज सुन एज पॉसिबल मतलब जितना जल्दी संभव हो मिलने आने की कोशिश करिए। फिर एक स्पेस दे करके आप इस लेटर का एंड करेंगे विथ कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। यहाँ पर आप लिखेंगे योर लविंग सिस्टर, आपकी प्यारी बहन, और उसके बाद सिग्नेचर किए जाते हैं, लेकिन क्योंकि एग्ज़ाम में नाम लिखना मना होता है, सिग्नेचर करना मना होता है, तो यहाँ पर आप XYZ लिख करके इस लेटर को एंड कर देंगे। और इसके साथ में जो आपको एक ऑप्शन दिया गया है वो है आप इसकी जगह पर एप्लीकेशन लिख सकते हैं, और एप्लीकेशन लिखनी है आपको अपने प्रिंसिपल को टू कंप्लेन दैट द वाटर टैंक्स इन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन रेगुलरली। ये शिकायत करने के लिए कि आपके स्कूल में जो वाटर टैंक्स हैं उनकी रेगुलरली क्लीनिंग नहीं की जा रही है। तो आप लेटर की जगह एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन को भी हम देख लेते हैं किस तरह लिखा जाएगा। एप्लीकेशन भी एक तरह का फॉर्मल लेटर ही होता है, लेकिन उसमें हम सेंडर्स एड्रेस को ज़्यादातर स्किप कर देते हैं। उसके बाद फिर जिसको लेटर लिखा जाना है उसका एड्रेस लिखा जाता है। यहाँ पर हमें प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है, तो यहाँ पर टू द प्रिंसिपल, फिर कॉलेज का नाम, सिटी का नाम, उसके बाद फिर एक स्पेस दे करके डेट पड़ेगी जैसे हमने पर्सनल लेटर में डाली थी अभी। इसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखा जाएगा कि आप किस, एक लाइन में आपको सब्जेक्ट लिखना है कि आप किस लिए उस एप्लीकेशन को लिखना चाहते हैं। यहाँ पर हमने सब्जेक्ट दिया है एप्लीकेशन रिगार्डिंग क्लीनिंग ऑफ वाटर टैंक्स, वाटर टैंक्स की क्लीनिंग के संबंध में एप्लीकेशन। इसके बाद फिर आपको ग्रीट करना है, जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उनको आप रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम करके ग्रीट करेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा है रिस्पेक्टेड मैडम। फिर उसके बाद स्पेस दे करके आप मैसेज ऑफ द लेटर यानी मैसेज ऑफ एप्लीकेशन, आप जो एप्लीकेशन में मैसेज देना चाहते हैं, जो आप एप्लीकेशन में मैटर लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे। यहाँ देखिए लिखा है मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई विश टू इन्फॉर्म यू that the water tanks in our college are not being cleaned regularly. Most respectfully means सम्मान के साथ I wish to inform you, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, मैं आपको सूचित करना चाहती हूँ that the water tanks in our college, कि हमारे कॉलेज में जो वाटर टैंक्स हैं are not being cleaned regularly. Regularly means नियमित रूप से उनकी सफाई नहीं की जा रही है। ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। As a result, many students are falling ill. जिसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे स्टूडेंट्स are falling ill means बीमार पड़ रहे हैं। Most of the students are absent due to this. इसके कारण अधिकांश स्टूडेंट्स absent भी रहते हैं। Therefore, I request you to kindly ensure the cleaning of water tanks and the availability of safe drinking water at school. आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ टू काइंडली इंश्योर द क्लीनिंग ऑफ वाटर टैंक्स, की वाटर टैंक्स की जो सफाई है उसको सुनिश्चित कराएं, एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर एट स्कूल, और स्कूल में सेफ ड्रिंकिंग वाटर यानी पीने के पानी की अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता को भी सुनिश्चित कराएं। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल विल बी ओब्लाइज्ड टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस। स्कूल के सारे स्टूडेंट्स आपके इस एक्ट ऑफ काइंडनेस यानी दयालुतापूर्ण कार्य के लिए आपके आभारी रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। और लास्ट में आपको इस लेटर को भी कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करना है। यहाँ पर आप प्रिंसिपल को
एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो आप यहाँ लिखेंगे योर्स ओबीडियंटली XYZ और लास्ट में अपनी क्लास लिख देंगे, क्लास 10th। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 जो आएगा आपके पेपर में, वो रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग या डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ राइटिंग पर बेस्ड होगा। यहाँ पर इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो उसमें आपको ऑप्शन दिया गया है, या तो आप रिपोर्ट राइटिंग करिए या फिर आर्टिकल राइटिंग। इन दो में से आपको एक को अटेम्प्ट करना है। रिपोर्ट आपको किस पर लिखनी है? लिखा है राइट अ रिपोर्ट ऑन द क्राफ्ट एग्जीबिशन इन योर स्कूल इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, और जिसके लिए आपको हिंट्स भी दिए गए हैं। आपके स्कूल में एक क्राफ्ट एग्जीबिशन हुई है, शिल्पकला प्रदर्शनी हुई है, जिस पर आपको रिपोर्ट बनानी है, और उस रिपोर्ट को लिखने के लिए आपको कुछ हिंट्स भी दिए गए हैं। इन हिंट्स को आप यूज़ करते हुए रिपोर्ट लिखेंगे। कि पहला हिंट है व्हेन, यानी ये क्राफ्ट एग्जीबिशन कब हुई, उसमें जो इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई, जो इसका उद्घाटन समारोह हुआ, उसके बारे में आप कुछ लिखेंगे। फिर एग्जिबिटेड क्राफ्ट आइटम्स, उस क्राफ्ट एग्जीबिशन में जो क्राफ्ट आइटम एग्जिबिट किए गए यानी प्रदर्शित किए गए, उनके बारे में आप कुछ लिखेंगे। फिर वहाँ पर जो गैदरिंग थी, जो लोग आए थे, उनके बारे में आप कुछ बताएंगे। फिर जो अदर स्टॉल्स एट्सेट्रा, जो वहाँ पर स्टॉल्स लगे थे, उनके बारे में आप कुछ बताएंगे। और लास्ट में आप अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस उसमें लिखेंगे, और इस तरह से आप अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो पहले हम रिपोर्ट राइटिंग वाले क्वेश्चन को ही देख लेते हैं। देखिए, रिपोर्ट राइटिंग का जो फॉर्मेट होता है उसमें सबसे पहले आपको एक हेडिंग देनी रहती है। जैसे यहाँ पर हमने दी है क्राफ्ट एग्जीबिशन एट गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपको बायलाइन देनी होती है कि वो रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जा रही है। अगर क्वेश्चन में आपको कोई नाम दिया गया है तो आप उस नाम को यूज़ करेंगे, वरना बाय के बाद आप XYZ लिख देंगे, ये आपकी बायलाइन हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपको प्लेस एंड डेट लिखनी रहती है कि वो रिपोर्ट कहाँ तैयार की जा रही है और कब तैयार की जा रही है। तो यहाँ पर हमने प्लेस लिखा है कानपुर, और उसके बाद कॉमा लगाकर डेट लिखी है 21 फरवरी 2023। फिर कोलन लगा करके आप रिपोर्ट लिखना स्टार्ट करेंगे। रिपोर्ट जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे, फिर उस इवेंट का डिस्क्रिप्शन देंगे, और उसके बाद उसको कंक्लूड करेंगे, यानी कंक्लूजन लिखा जाएगा। अब क्योंकि फर्स्ट पैराग्राफ में जो इवेंट होता है जिसके बारे में आपको रिपोर्ट बनानी है, उसका इंट्रोडक्शन देना होता है, तो यहाँ जो इवेंट है वो है क्राफ्ट एग्जीबिशन, तो उसका हमने इंट्रोडक्शन दिया है। इस तरह से दिया है कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज सेलिब्रेटेड इट्स सिल्वर जुबली सेरेमनी येस्टरडे। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज ने अपना रजत जयंती समारोह कल सेलिब्रेट किया। ऑन दिस ऑस्पिशियस डे, इस शुभ दिन पर, द स्कूल हैज़ ऑर्गेनाइज्ड, स्कूल ने आयोजन किया, अ क्राफ्ट एग्जीबिशन, मतलब एक शिल्पकला प्रदर्शनी का, विच वाज श्योरली स्प्लेंडेड मीन शानदार, जो कि निश्चित रूप से शानदार थी। अब उसमें किसने किसने पार्टिसिपेट किया ये हम बताएंगे। स्टूडेंट्स, टीचर्स पार्टिसिपेटेड एंड शोकेस्ड देयर टैलेंट्स। स्टूडेंट्स और टीचर्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया और अपने टैलेंट्स को, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। शोकेस्ड की जगह आप डिस्प्लेड भी लिख सकते हैं। पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑल्सो अटेंडेड द फंक्शन। स्टूडेंट्स के जो अभिभावक थे, पेरेंट्स थे, उन्होंने भी इस फंक्शन को अटेंड किया। ये हो गया हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। सेकेंड पैराग्राफ में हमने देखिए लिखा है, द एग्जीबिशन वॉज इनॉग्रेटेड बाय द रिनाउंड पेंटर मिसेस मीना, हु वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ द सेरेमनी। इस एग्जीबिशन को, इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया एक रिनाउंड मीन्स फेमस पेंटर के द्वारा, जिनका नाम था मिसेस मीना, हु वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ द सेरेमनी, जो कि इस सेरेमनी की चीफ गेस्ट भी थी। इसी तरह से आप कोई भी इवेंट होगा, उस इवेंट के बारे में इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं कि उसका उद्घाटन किसी फेमस व्यक्ति ने किया। वो डीएम हो सकते हैं, वो एमएलए हो सकते हैं, वो आपके ग्राम प्रधान हो सकते हैं। इस नाम को आप चेंज कर सकते हैं और ये लिखेंगे हु वाज द चीफ गेस्ट ऑफ द सेरेमनी। फिर आगे देखिए लिखा है, शी शेयर्ड हर एक्सपीरियंसेस। अब क्योंकि ये लेडी हैं तो हमने यहाँ पर शी को यूज़ किया है प्रोनाउन। She shared her experiences and also spoke some words on the importance of arts and crafts in our life. उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने अनुभवों को शेयर किया और हमारे जीवन में आर्ट और क्राफ्ट की इम्पोर्टेंस यानी उसके महत्व के बारे में भी कुछ शब्द बोले। तो यहाँ पर हमने आर्ट और क्राफ्ट की इम्पोर्टेंस के बारे में उन्होंने कुछ शब्द बोले ये बताया है।
अगर इसकी जगह कोई और इवेंट होता है तो उस इवेंट के इम्पोर्टेंस के बारे में कुछ शब्द बोले, आप इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे। थर्ड पैराग्राफ में देखिए लिखा है दिस इवेंट फीचर्ड अ वाइड वैरायटी ऑफ हैंडीक्राफ्ट आइटम्स। क्योंकि उसमें हिंट में आपको बताया गया था कि एग्जिबिटेड आइटम्स के बारे में आपको लिखना है कुछ, तो इस पैराग्राफ में वही लिखा हुआ है कि ये जो इवेंट था इसने फीचर किए, इसने दिखाए वाइड वैरायटी ऑफ हैंडीक्राफ्ट आइटम्स। हैंडीक्राफ्ट मतलब हाथ से बनाई हुई जो वस्तुएं होती हैं उसकी विस्तृत वैरायटी, विविध प्रकार के हैंडीक्राफ्ट आइटम्स को फीचर किया, जैसे कि ज्वेलरी, पॉटरी मीन्स मिट्टी के बर्तन, टेक्सटाइल्स एंड मोर, और बहुत सारी चीज़ें। इसमें आप और भी चीज़ें जोड़ सकते हैं जो आपको याद आएँ। देयर वॉज ऑल्सो अ सेक्शन टाइटल्ड बेस्ट फ्रॉम वेस्ट इन विच students made a 10 feet high statue of the Buddha which was wonderful and very much praised by the guests। एक सेक्शन या एक स्टॉल ऐसा भी था जिसका टाइटल था बेस्ट फ्रॉम वेस्ट, वेस्ट चीज़ों से अच्छी चीज़ों का निर्माण, बेस्ट फ्रॉम वेस्ट ये टाइटल है। इन विच जिसमें स्टूडेंट्स ने एक 10 फीट ऊंची लॉर्ड बुद्धा की स्टेचू यानी प्रतिमा का निर्माण किया था, जो कि अद्भुत थी, वंडरफुल थी एंड वेरी मच प्रेज्ड बाय द गेस्ट। और इसको गेस्ट के द्वारा, जो अतिथि आए थे उनके द्वारा बहुत अधिक प्रेज किया गया। प्रेज किया जाना मतलब उसकी प्रशंसा किया जाना। ये जो पैराग्राफ है ये आपके इवेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये क्राफ्ट एग्जीबिशन है इसलिए हमने इसमें क्राफ्ट के आइटम्स के बारे में बताया है। और लास्ट में आपको कंक्लूजन देना होगा। कंक्लूजन में देखिए लास्ट पैराग्राफ में लिखा है द एग्जीबिशन की जगह आप इवेंट वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। द इवेंट वॉज प्रेज्ड एंड अप्रिशिएटेड बाय वन एंड ऑल। अगर आप यहाँ पर इवेंट वर्ड को यूज़ करेंगे तो कोई भी इवेंट होगा उसके लिए आप ये लाइन यूज़ कर सकते हैं। द एग्जीबिशन वॉज प्रेज्ड एंड अप्रिशिएटेड बाय वन एंड ऑल। इस एग्जीबिशन की या इस इवेंट की वन एंड ऑल मतलब सभी ने प्रशंसा की। अप्रिशिएटेड और प्रेज्ड दोनों का मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना। द क्राफ्ट एग्जीबिशन एट द स्कूल वॉज अ सक्सेस। हमारे स्कूल में जो क्राफ्ट एग्जीबिशन हुई थी वो सफल रही। ये आपका कंक्लूजन हो जाएगा और ये आप हर इवेंट के कंक्लूजन में इन लाइंस को यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपकी ये रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। और अगर आप आर्टिकल राइटिंग के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो देखिए क्वेश्चन क्या आया था। लिखा है लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। नीचे दी हुई पिक्चर को देखिए, टेकिंग क्लूज फ्रॉम इट। क्लूज मीन्स हिंट्स। इससे हिंट लेकर के राइट एन आर्टिकल ऑन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। ये जो क्लूज दिए हुए हैं, इन क्लूज की सहायता से, इन क्लूज की मदद से, इन हिंट्स की मदद से आपको एक आर्टिकल लिखना है। और टॉपिक क्या है? एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। एडवांटेजेस मतलब लाभ और डिसएडवांटेजेस मतलब हानियाँ, इंटरनेट के लाभ और हानियाँ। और जो क्लूज दिए गए हैं उनमें है पहला कम्युनिकेशन फोरम, कि इंटरनेट किस तरह से हमारी बातचीत का माध्यम बन सकता है। सोशल एलिनेशन, हम किस तरह से इंटरनेट अगर हम यूज़ करते हैं तो हम सोसाइटी से अलग हो जाते हैं, अपने आसपास के लोगों से अलग हो जाते हैं। साइबर क्राइम, इंटरनेट अगर हम यूज़ करते हैं तो उसके कारण हमारे साथ साइबर क्राइम भी हो सकता है। बहुत सारे साइबर क्राइम चल रहे हैं, जो ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं, उसके बारे में लिखना है। इंटरनेट एडिक्शन, अगर ज़्यादा इंटरनेट यूज़ किया जाता है तो हम उसके एडिक्ट हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं, और ये भी एक बुराई है। ऑनलाइन कोर्सेज, इंटरनेट अगर हम यूज़ करते हैं तो उसके मदद से हम ऑनलाइन कोर्सेज भी कर सकते हैं, ये इसका एक लाभ है। तो आप जो मैं बता रही हूँ उससे आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सी चीज़ हम एडवांटेज में लिख सकते हैं, कौन सी चीज़ डिसएडवांटेज में लिख सकते हैं। इन एंटरटेनमेंट, इंटरनेट की सहायता से हम अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग, इंटरनेट की सहायता से हम ऑनलाइन शॉपिंग घर बैठे कर सकते हैं। तो ये कुछ हिंट्स हैं, इनको जब आप पढ़कर समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनमें से कौन सी चीज़ उसका लाभ है और कौन सा हानि। तो इसकी मदद से मैंने जो आर्टिकल तैयार किया है उसको एक बार आप देख लीजिए। और इसी तरह से आपको अगर कोई और भी टॉपिक आता है तो जो हिंट्स दिए होंगे उनकी मदद से कुछ सेंटेंसेस लिख करके आप अपना आर्टिकल तैयार कर सकते हैं।
देखिए, आर्टिकल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट लगभग सेम होता है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि आर्टिकल राइटिंग में आप अपने पर्सनल व्यूज़ लिख सकते हैं, रिपोर्ट राइटिंग में आप अपने पर्सनल व्यूज़ नहीं लिखते। जो घटना आपके सामने हो रही है आपको उसी घटना का डिस्क्रिप्शन देना होता है, अपने पर्सनल व्यूज़ उसमें नहीं देने होते, जबकि आर्टिकल राइटिंग में आप दे सकते हैं। और फॉर्मेट लगभग सेम होता है। आर्टिकल राइटिंग में भी देखिए एक हेडिंग देनी होती है, उसके बाद बाईलाइन जैसे रिपोर्ट राइटिंग में दी थी, और उसके बाद जो टॉपिक होता है उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना होता है, कुछ जो भी वर्ड लिमिट दी होती है उस वर्ड लिमिट के अंदर। तो यहाँ पर जो टाइटल हमने दिया है वो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। बाईलाइन में बाय XYZ, क्योंकि एग्जाम में नाम नहीं लिखा जाता इसलिए हमने XYZ लिख दिया। अगर आपको क्वेश्चन में कोई नाम दिया गया है तो आप उसको यूज़ कर लेंगे। इसके बाद हमने देखिए जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें लिखा है द इंटरनेट इज़ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ साइंस। इंटरनेट विज्ञान का सबसे बड़ा आविष्कार है। वी कैन गेट एवरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विद अ क्लिक। हम एक क्लिक पर कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। शेयर इन्फॉर्मेशन, उस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। and communicate with people around the world through the use of internet, and we can communicate with the people, हम लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेट करना मतलब बातचीत करना। अराउंड द वर्ल्ड मतलब पूरे संसार में कहीं पर भी, थ्रू द यूज़ ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के यूज़ के द्वारा। तो ये देखिए आपसे पूछा गया था ना कम्युनिकेशन फोरम के बारे में आपको बताना था, तो ये एक उसका लाभ हो गया कि दैट वी कैन कम्युनिकेट विद पीपल अराउंड द वर्ल्ड विद द यूज़ ऑफ इंटरनेट। थ्रू की जगह आप विद भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखा है शॉपिंग इज़ ऑल्सो मेड ईजियर। शॉपिंग भी और ज़्यादा आसान हो गई है, एंड कन्वीनियंट और सुविधाजनक हो गई है, फॉर अस मतलब हमारे लिए, थ्रू द इंटरनेट, इंटरनेट के द्वारा। ये द्वारा के लिए हमने ये प्रेपोजिशन यूज़ किया है, थ्रू। वी कैन परचेज आइटम्स फ्रॉम आवर ओन होम्स। हम अपने घर से ही आइटम्स परचेज कर सकते हैं। परचेज करना मतलब खरीदना। एंड कैन सेव अवर टाइम एंड एफर्ट्स, और अपने समय को और अपने एफर्ट्स को, प्रयासों को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखा है द इंटरनेट इज़ ऑल्सो अ ग्रेट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। ये भी एक क्लू था आपका कि इंटरटेनमेंट का सोर्स है इंटरनेट। ये भी एक उसका एडवांटेज है कि इंटरनेट एक हमारे मनोरंजन का, एंटरटेनमेंट का एक महान स्रोत भी है, एक ग्रेट सोर्स भी है। We enjoy easy access to films, music, sports and video games through the internet. और कैसे है एंटरटेनमेंट का सोर्स कि हम सहायता से इंटरनेट के द्वारा फिल्म्स, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स और वीडियो गेम्स को तक पहुंच सकते हैं। एक्सेस मतलब पहुंच, हमारी पहुंच आसान हो जाती है और उसको हम एंजॉय करते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखा है द यूज़ ऑफ इंटरनेट फॉर एजुकेशन helps students access online lectures and online courses as well. इंटरनेट का जो यूज़ है एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए, वो स्टूडेंट्स की मदद करता है कि वो ऑनलाइन लेक्चर्स तक पहुंच सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, एंड ऑनलाइन कोर्सेज एज वेल, और ऑनलाइन कोर्सेज भी कर सकते हैं। ये भी एक क्लू था आपके क्वेश्चन में। और अगर आपको इतने बड़े सेंटेंसेस बनाने में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं दैट वी कैन कम्युनिकेट विद पीपल अराउंड द वर्ल्ड थ्रू द यूज़ ऑफ इंटरनेट। वी कैन डू शॉपिंग थ्रू द इंटरनेट। वी कैन एंजॉय फिल्म्स, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स एंड वीडियो गेम्स थ्रू द इंटरनेट। इस तरह से सिंपल सेंटेंसेस बना करके भी आप अपने आर्टिकल लिख सकते हैं। ये जो पैराग्राफ था ये तो बता रहा था आपको एडवांटेज इंटरनेट के। नेक्स्ट पैराग्राफ में इसके डिसएडवांटेज यानी हानियां बताई गई हैं। देखिए लिखा है बट अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली मीन्स दुर्भाग्य से, मैनी पीपल आर एडिक्टेड टू द इंटरनेट सो मच। बहुत सारे लोग इंटरनेट के इतने एडिक्ट हो जाते हैं, एडिक्ट होना मतलब आदी हो जाना, कि दैट इट स्टार्टेड इंटरफियरिंग इन अदर की एरियाज ऑफ लाइफ। कि ये इंटरनेट उनके जो लाइफ के दूसरे की एरियाज़ हैं, की एरियाज़ मतलब इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं लाइफ के, उसमें इंटरफेयर करने लगता है, हस्तक्षेप करने लगता है। जैसे जो की एरियाज़ क्या क्या हैं, जैसे कि एजुकेशन, वर्क,
रिलेशनशिप, फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ, इस सब पे इंटरनेट बुरा प्रभाव डालने लगता है। When we spend more time online, जब हम ऑनलाइन ज़्यादा समय व्यतीत करने लगते हैं तो इट कैन लीड टू सोशल एलियनेशन। अभी एक क्लू आया था, सोशल एलियनेशन मतलब समाज से हम पृथक हो जाते हैं। अगर हम ज़्यादा समय ऑनलाइन व्यतीत करने लगते हैं तो इट कैन लीड टू, ये हमें ले जाता है सोशल एलियनेशन की तरफ, यानी समाज से पृथकीकरण की तरफ, एंड लोनलीनेस और अकेलेपन की तरफ। अ रिसर्च शोज, एक रिसर्च दिखाती है दैट द मोर टाइम पीपल स्पेंड ऑन द इंटरनेट, जितना ज़्यादा, द मोर टाइम मतलब जितना ज़्यादा समय पीपल स्पेंड करते हैं, लोग स्पेंड करते हैं इंटरनेट पर, द लेस टाइम, उतना ही कम समय दे स्पेंड कम्युनिकेटिंग विद अदर पीपल इन पर्सन, उतना ही कम समय वो बिताते हैं जो इन पर्सन मतलब जो वास्तविक लोग होते हैं उनके साथ कम्युनिकेट करने में। ये एक इसका डिसएडवांटेज हो गया, वो हो गया सोशल एलियनेशन। इसके बाद एक और क्लू आपको दिया गया था क्वेश्चन में, वो था साइबर क्राइम यानी ऑनलाइन फ्रॉड्स, जो इसका डिसएडवांटेज है, इसकी हानि है। तो उसके बारे में देखिए, यहाँ बताया गया है साइबर क्राइम सच एज ऑनलाइन फ्रॉड, आइडेंटिटी थेफ्ट, हैकिंग ऑफ बैंक अकाउंट, स्टीलिंग डेटा एंड पासवर्ड्स एटसेट्रा इज द मोस्ट कॉमन डिसएडवांटेज ऑफ द इंटरनेट। साइबर क्राइम, अब वो किस तरह के साइबर क्राइम है वो आप बताएंगे, जैसे कि ऑनलाइन फ्रॉड्स, और जो आइडेंटिटी की चोरी हो जाती है, थेफ्ट मीन्स चोरी, आईडी चुरा ली जाती हैं, हैकिंग ऑफ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट को हैक कर लिया जाता है, स्टीलिंग डेटा, स्टील मतलब भी चुराना, डेटा स्टील कर लिया जाता है, डेटा को चुरा लिया जाता है। स्टील की स्पेलिंग देख लीजिए, STEAL, उसमें ING लगा है। डेटा को चुरा लेना या पासवर्ड्स को चुरा लेना, इस तरह के जो ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं, जो साइबर क्राइम होते हैं, दे आर द मोस्ट कॉमन डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट, वो इंटरनेट के बहुत कॉमन डिसएडवांटेज हैं, हानियां हैं। दिस इज द साइबर क्राइम इज द मोस्ट कॉमन डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट। ये भी आप लिख सकते हैं दैट साइबर क्राइम इज द मोस्ट कॉमन डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट। साइबर क्राइम सच एज ऑनलाइन फ्रॉड्स, आइडेंटिटी थेफ्ट्स, हैकिंग ऑफ बैंक अकाउंट्स, स्टीलिंग डेटा एंड पासवर्ड्स, ये साइबर क्राइम के प्रकार लिखे हुए हैं। ये हो गया इसका डिसएडवांटेज। आपने क्वेश्चन से क्लू लेकर के ये सेंटेंसेस बना लिए। अब लास्ट में आपको कंक्लूजन देना होता है, और कंक्लूजन में देखिए क्या लिखा है कि देयर इज़ नो डाउट दैट इंटरनेट हैज़ मेड आवर लाइफ बिकम ईजियर। इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंटरनेट ने हमारी लाइफ को ईजियर बना दिया है और आसान बना दिया है। व्हेन यूज्ड रिस्पॉन्सिबली, जब हम जिम्मेदारी से यूज़ करते हैं, द इंटरनेट कैन बी अ फैंटास्टिक टूल फॉर लर्निंग, एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन। तो एंटरटेनमेंट हमारे सीखने के लिए, हमारे एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन के लिए, और हमारे कम्युनिकेशन के लिए, संचार के लिए, बातचीत के लिए एक फैंटास्टिक टूल हो सकता है, मतलब साधन हो सकता है। हाउएवर मीन्स फिर भी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ द पोटेंशियल डेंजर्स। फिर भी ये इम्पॉर्टेंट है कि हम उसके जो पोटेंशियल मतलब बहुत शक्तिशाली जो डेंजर्स हैं, खतरे हैं, पोटेंशियल डेंजर्स की जगह डिसएडवांटेजेस भी आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं, कि जो उसकी हानियां हैं उसके बारे में हम अवेयर रहें, उसके बारे में सचेत रहें, दैट आर एसोसिएटेड विद द इंटरनेट, जो डिसएडवांटेज या जो डेंजर्स इंटरनेट से एसोसिएटेड मतलब जुड़े हुए हैं। इसको आप सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ द इंटरनेट। ठीक है, इट इज़ फॉर अस, ये हमारे ऊपर है, टू डिसाइड, ये डिसाइड करना हमारे ऊपर है, वेदर वी यूज़ टेक्नोलॉजी फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर लाइव्स, कि हम इस टेक्नोलॉजी को, हम इस इंटरनेट को अपने जीवन के बेटरमेंट मतलब बेहतर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, या पुट इट टू अनअबेटेड अब्यूज़, या उसको अनअबेटेड अब्यूज़ की तरह लेते हैं। अनअबेटेड मीन्स लगातार, और अब्यूज़ करना मतलब दुष्प्रयोग करना, दुरुपयोग करना। तो ये बात हमारे ऊपर है, ये डिसाइड करना हमारे ऊपर है कि हम इस टेक्नोलॉजी को यानी इस इंटरनेट को
अपने बेटरमेंट के लिए, अपनी बेहतरी के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए यूज़ करते हैं या लगातार उसका दुरुपयोग करते हैं। तो इस तरह से आप पहले इंट्रोडक्शन देकर, फिर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देकर और लास्ट में कंक्लूजन देकर अपना आर्टिकल कंप्लीट करेंगे। बच्चों, आपको पेपर में ही रिपोर्ट राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग के क्वेश्चन में कुछ क्लूज दे दिए जाते हैं, कुछ हिंट्स दे दिए जाते हैं, जिनको यूज़ करके आप अपने छोटे छोटे सेंटेंसेस फ्रेम करके अपनी आर्टिकल और रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। फॉर्मेट सही होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। फॉर्मेट के बारे में मैंने आपको बता दिया, उसको ध्यान रखते हुए आप कोई भी आर्टिकल या कोई भी रिपोर्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इन दो में से आपको कोई एक करना है, या तो रिपोर्ट या आर्टिकल, या हो सकता है इसकी जगह आपसे डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ राइटिंग पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो उसमें आपको क्या करना है, जैसे आप ऐसे लिखते हैं, उस ऐसे को अलग अलग पैराग्राफ्स में ना लिख करके जितने वर्ड लिमिट दी हुई है उस वर्ड लिमिट में एक ही पैराग्राफ में आपको उसको डिस्क्राइब करना होगा।